Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 मई 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, कि ये मैप में कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है पहला आर्टिकल, जिसके अंदर बताया गया बिहार के अंदर एक चौसा गांव है, वहाँ पर है एक महादेव घाट, तो वहाँ पे गंगा नदी बहती है। तो उस नदी में लगभग 30 से 40 डेड बॉडीज़ देखने को मिली हैं कि वो डेड बॉडीज़ तैर रही थी, और माना यह जा रहा है कि वो डेड बॉडीज़ कोविड-19 विक्टिम्स हैं, मतलब उनको कोविड हुआ था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँची कैसे, तो यहाँ पे क्या बताया गया मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो ये डेड बॉडीज़ हैं, इनके आसपास जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो घूम रहे थे, और कुत्ते इन बॉडीज़ को ईट भी कर चुके थे, थोड़ा बहुत खा भी चुके थे। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि इसकी वजह से जो है वायरस और भी ज़्यादा फैल सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोली गई कि अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँची हैं। देखो जो विलेजर्स हैं उनके द्वारा कहना यह है कि जो क्रीमेशन है, मतलब कि जो दाह संस्कार होता है, मरने के बाद जो क्रियाक्रम करना है, उसके लिए जो खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो गरीब लोग वो खर्चा उठा नहीं पाए। यहाँ पे बोला गया 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था, तो वो खर्चा ना उठाते हुए उन्होंने क्या करा, इस बॉडी को जो है पानी के अंदर डाल दिया। नाउ ये बॉडी आप देख पाओगे कि पूरी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ब्लोटेड हो चुकी है, मतलब कि पानी भर चुका है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बॉडी 5 से 7 दिन तक यहाँ पर इसी जगह पर पड़ी हुई थी। तो उसके बारे में एक आर्टिकल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करी गई। तो जो सेंटर है, केंद्र सरकार अब ये बोल रही है कि जो वैक्सीन है उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस पर काम किया जा रहा है। आगे इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो जो सेंटर है उसने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगले 2 महीनों के अंदर जो वैक्सीन प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे बताया गया कि आज के टाइम पर जो भी कंपनीज़ हैं जो कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो अभी 5 करोड़ डोजेस की है 1 महीने में, तो इसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। पिछले अगले 2 महीने में लगभग 6.5 करोड़ डोजेस यहाँ पर कर दी जाएंगी 1 महीने के अंदर। उसी तरीके से जो भारत बायोटेक है, जो यहाँ पर दूसरी वैक्सीन बना रहा है, इसकी अभी जो कैपेसिटी है वो है 90 लाख, और यहाँ पे आप देख पाओगे 90 लाख की कैपेसिटी है, 90 लाख से 2 करोड़ तक ये वैक्सीन को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर ये भी बढ़ा देगा और जो है 5.5 करोड़ के आसपास जो है ये प्रोडक्शन करेगा। उसी के साथ जो रशियन स्पुतनिक वी है, जिसको हमने हाल ही में ही अप्रूवल दिया, ये रशियन कोविड-19 वैक्सीन है, इसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ की जाएगी। अभी यहाँ पर 30 लाख के आसपास होती है, तो इसको बढ़ाकर 1.2 करोड़ कर दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है ये अचानक से नहीं बढ़ सकता, इसको धीरे धीरे हम लोग बढ़ता हुआ देख सकेंगे। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है 1 लाख टन्स ऑफ ग्रेन जो हैं वो दे दिए गए हैं अंडर द PMGKAY, मतलब कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो ये योजना है इसको अभी हमने देखा था, हाल ही में पढ़ा भी था
कि इसके तहत अभी जो मई और जून होगा इसके अंदर जो है सरकार वो 5 किलो गेहूं चावल प्रोवाइड करवाएगी गरीब लोगों को, नीडी पीपल को। तो उसके बारे में बताया गया कि जो ये मिशन है, जो ये योजना है, इसके अंदर ये स्टार्ट हो चुकी है और 1 लाख टन ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, यहाँ पे ये बताया गया। अब देखो गोल क्या है। गोल ये है कि जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका मेन मकसद ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको एक तरीके से अन्न प्रोवाइड करवा दिया जाए। जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं आज के टाइम पर, आप देख पाओगे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही डाउन है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें, लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, जिनकी जॉब नहीं भी गई है उनकी सैलरी कम हो चुकी है। तो यहाँ पर ये एक स्टेप उठाया जा रहा है और इसमें यह बताया गया जो 40 लाख टन है वो फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाएगी सरकार, जिसमें से 1 लाख टन जो है ऑलरेडी अभी दे दिया गया है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर उसी के बारे में है कि ये जो योजना है इसको कर दी गई है स्टार्ट, और पहले 10 दिन के अंदर जो ये PMGKY है, ये आप कह सकते हो इसने 80 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को ये पहुंचा दिया है। नाउ यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं NFSA एक्ट के तौर पर, तो उनको यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन 80 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों को ऑलरेडी दे दिया गया है। लगभग 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर ये प्रोवाइड किया गया। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ये 5 किलो गेहूँ चावल बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये स्टेट्स है जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड आर्टिकल पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं। हुआ क्या है, हाई कोर्ट जो है आज के टाइम पर आप कह सकते हो सुनवाई करने वाला है। ट्यूसडे में सुनवाई करेगा किस चीज़ की? 2 पेटिशनर्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपको मालूम होगा। उन्होंने बोला जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये आज के कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पर जब दुनिया इससे लड़ रही है तो हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी। नाउ ये हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर आज सुनवाई करने वाला है। नाउ क्वेश्चन ये नहीं है ये आर्टिकल, क्वेश्चन ये है कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। इसके बारे में हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। चलो बात करते हैं इसके बारे में। टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी पिक्चर शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे। ये है पिक्चर, व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। एक सबसे बेहतरीन पिक्चर है इसको समझने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे दिल्ली में ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के बिल्कुल सामने जब आप 3 किलोमीटर आगे चलकर जाओगे तो आपको देखने को मिल जाता है राष्ट्रपति भवन। तो उसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर ये सब डेवलपमेंट होगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जाएगा। यही है एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नाउ अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर आप देख पाओगे नया पार्लियामेंट होगा, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा, उसके साथ नए रेसिडेंस होंगे प्राइम मिनिस्टर के और वाइस प्रेसिडेंट के, नई प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग होगी। तो ये सब चीज़ें बनाया जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट। और जो कॉस्ट है वो बताई जा रही है 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। ओके, नाउ ये था आर्टिकल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ ये नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया गया 3 नेवल शिप्स हैं जो कि हमारे लिए, हमारी कंट्री के अंदर मेडिकल सप्लाईज़ लेकर आ चुकी हैं। एक तरीके से विदेशी कंट्रीज़ के द्वारा, फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा हम लोगों की हेल्प करी जा रही है। जैसे कि सिंगापुर, कुवैत, कतर, ये सभी लोगों ने डिस्पैच किए ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, टेस्ट किट और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं। क्योंकि आज के टाइम पर आपको मालूम ही है क्या हाल चल रहा है इंडिया के अंदर। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा कोविड के केसेस, 3,500 के आसपास डेली बेसिस पे डेथ हो रही हैं पिछले 1 महीने से। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सिंगल लार्जेस्ट कंसाइनमेंट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो INS ऐरावत। और यहाँ पर इस आर्टिकल में मैं आपको सेतु 2 के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको आगे देखना, वीडियो पता नहीं क्यों स्टक हो रहा था, चलो सही हो गया। यहाँ पर देखो हुआ क्या है, जो हमारा INS है इंडिया नेवल शिप ऐरावत, ये पहुंचा कहाँ पर? सिंगापुर। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आया, जैसे कि क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक आए जहाँ पर हम लोग जिसका इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को इधर से उधर सप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद ये सब पार्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का। नाउ ये जो समुद्र सेतु 2 है ये ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाया। इसमें क्या किया गया, जो इंडियन नेवल शिप्स हैं वो भेजे गए अलग अलग जगह पर, ताकि जो अलग अलग कंट्रीज़ से हम लोग अपनी असिस्टेंस उनका लेकर आ सकें। जो भी कंट्रीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि प्रोवाइड करवाई जा रही हैं,
तो यहाँ पे हमने देखा ये आईएनएस जो है, अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी थी किसकी, आईएनएस ऐरावत की, ये पहुँचा था। और साथ ही साथ आईएनएस त्रिकांत ये आ चुका है मुंबई में, ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ लेकर आया है, ऑक्सीजन फिल्ड कंसनट्रेटर्स हैं। आईएनएस कोलकाता भी यहाँ पर पहुँच चुका है मुंबई के अंदर, ठीक है। आईएनएस त्रिकांत मुंबई में पहुँचा है, आईएनएस कोलकाता न्यू मैंगलोर में पहुँचा है। तो ये सभी लोग अलग अलग कंट्रीज से हेल्प लेकर आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो समुद्र सेतु 2 है, ये एक तरीके से इंडियन नेवी ने इसको चलाया। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि शिपमेंट करी जा रही है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पर्शियन गल्फ हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, जहाँ सर जो है ये इंडियन नेवल शिप्स जो हैं ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। नाउ आईएनएस ऐरावत की अगर हम बात करें तो ये लेकर आया है लगभग 3150 ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी 3150, साथ ही साथ 500 फील्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। और फिर उसके बाद 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हैं, 450 पीपीई किट्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे आईएनएस के बारे में बात की चीत करी गई। और इसमें आईएनएस त्रिकांड ये 40 MT ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया है, ठीक है, मेट्रिक टन जिसको बोला जाता है। उसी के साथ यहाँ पर यह भी बोला गया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूके, इजिप्ट, स्पेन, और सबसे टॉप पर आता है यूएस। और ये भी बताया गया यूएस अभी तक हम लोगों को लगभग $500 मिलियन तक का सपोर्ट कर चुका है, असिस्टेंस प्रोवाइड करवा चुका है, जो कि अभी नंबर 1 पे चल रहा है। चाइना के भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, कल हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बराबर में एक आर्टिकल है जहाँ पर बताया गया जो इंडिया का कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है वो दुनिया भर में एक चिंता वाली बात हो जाती है, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। इसने बोला कि जो इंडिया के अंदर वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, B.1.617, जो कि यहाँ पे फाउंड किया गया लास्ट ईयर। और यहाँ पे बोला ये भी गया कि देखो ये जो वेरिएंट है इसी की बात जो है सिचुएशन काफ़ी बुरी हुई है और केसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट हो जाता है। और उसी की वजह से आप देख पाओगे कि इंडिया का जो ये वेरिएंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर भी स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना जो मूवमेंट है इंडिया के साथ उसको अभी के लिए रोक दिया है। और साथ ही साथ WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनम, इनके द्वारा यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो ये लोग WHO एक फाउंडेशन चला रहा है, सॉरी यहाँ पर WHO जो फाउंडेशन है वो लॉन्च कर रहा है एक टुगेदर फॉर इंडिया, इसने लॉन्च किया ताकि जो है अपील करी जा सके, इंडिया के लिए फ़ंड रेज़ किया जा सके ताकि इंडिया आज के टाइम पर कोविड से लड़ सके। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक नेक्स्ट आर्टिकल है, बताया गया जो बांग्लादेश है वो चाइना की वैक्सीन को ले रहा है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इंडिया का, क्योंकि इंडिया से काफ़ी देरी हो रही है वैक्सीन पहुँचने में, क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग खुद अपनी कंट्री के अंदर अपने मसले में सुलझे पड़े हैं, तो हम दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप देख पाओगे जो बांग्लादेश है उसने काफ़ी सारी वैक्सीन्स रिसीव करी हैं, और वो है वैक्सीन चाइना मेड वैक्सीन। कौन सी है वो है सिनोफार्म, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। सिनोफार्म की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे, SINOPHARM। नाउ जो ये बांग्लादेश है इसने ढेर सारी क्वांटिटी में जो है ये वैक्सीन रिसीव करी है। अब यहाँ पर इंडिया के पास क्यों नहीं आया, क्योंकि इंडिया से ये जो डिलीवरी है वो काफ़ी देर हो चुकी है। और क्यों देर हो चुकी है इसके पीछे का रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ध्यान दे रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर टाइमली जो है यहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो पाती इस चीज़ की, तो फिर ऐसा हो सकता था कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया से ही इस वैक्सीन को लेता। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 9 पर बहुत सारे इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल हैं जो कि हमारे काम के हैं नहीं। पेज नंबर 10 पर आओगे तो एक छोटा सा यहाँ पर आर्टिकल दिया गया जिसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया, सुप्रीम कोर्ट सेंटर इन्होंने जस्टिफाई किया कि वैक्सीन की स्ट्रैटेजी को देखो होना क्या है। सबसे पहली बात तो बहुत सारे आर्टिकल इस टाइप के आएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार साल भर हो गया हम लोग वैक्सीन, कोरोना वायरस, इन सब के बारे में ही पढ़ ही रहे हैं, यही सब चीज़ चली रही हैं, ये सब न्यूज़ के अंदर कवर की जा रही हैं। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया वैक्सीन स्ट्रैटेजी को लेकर, और सबसे पहली चीज़ तो एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कोविड-19 का, वो है वैक्सीनेशन। अगर प्रॉपरली वैक्सीनेशन होगा, प्रॉपरली सबकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे, इस कोविड से लड़ पाएंगे।
नाउ गवर्नमेंट ने बोला कि देखो बहुत सारे लेसन्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से बोला गया बहुत सारे लेसन्स हम लोग सीख सकते हैं, जैसे हमारा पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, पोलियो को हमने ख़त्म किया, उसी तरीके से कोविड को ख़त्म कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो उसको आप लोग छोड़ सकते हो। छोड़ते हैं इस आर्टिकल को, बेकार में हमने हाईलाइट कर लिया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगेन बोला गया देखो यहाँ पर सेंटर क्या चाहता है, क्योंकि बहुत सारे आप आर्टिकल पिछले दिनों में देख पाओगे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अभी नेशनल टास्क फोर्स बनाया ताकि जो है अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाए। और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसी चीज़ को देखते हुए सेंटर यहाँ पर ये बोलता है कि देखो जो ये जुडिशरी है इसको दूर ही रहना चाहिए कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर, कोविड-19 क्राइसिस को लेकर यहाँ पर हैंडल कर रहा है। अभी सेंटर की जो कोशिश हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सेंटर ने बहुत कोशिश करी है इस चीज़ से लड़ने के लिए, तो उसके बारे में बताया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, देखो ये जो जिम्मेदारी है ये सब की सब सरकार की है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर मेनली रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कोविड से लड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको डेवलप करनी पड़ेंगी। नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल जो कि डेली बेसिस पर देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो यहाँ पर पहली बात तो देख पाओगे 3.5 लाख से ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ जो है डेथ जो है वो भी 3,500 के आसपास हुई हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 और 12, ये हमारे किसी काम के हैं नहीं, एडवर्टीजमेंट भरे हुए पेज हैं। पेज नंबर 13 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले आप देख पाओगे तालिबान और अफगान फोर्सेस ने डिक्लेयर किया आईडी ट्रूस। आईडी ट्रूस का मतलब यह है कि इन्होंने 3 दिन के लिए सीज़ फायर रख दिया, मतलब कि ये 3 दिन तक कोई गोलीबारी नहीं चलेगी, जो ईद उल फितर हॉलीडे के तौर पर, ठीक है, इसको मनाते हुए कोई गोली वोली नहीं चलने वाली। और अभी हाल ही में आप देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे वायलेंस देखने को मिले हैं। और वायलेंस में क्या क्या हुआ है, जैसे कि आप देख पाओगे अभी मैंने डिस्कस भी किया था, एक स्कूल पर अटैक हुआ था, गर्ल्स स्कूल है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर जो उसकी कैपिटल है काबुल, वहाँ पर एक स्कूल जिसमें अटैक हुआ, और उस अटैक में लगभग 50 बच्चों की जान गई, और उसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स थी, 11 से 15 साल की एज थी। साथ ही साथ 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक लेटेस्ट अटैक फिर हो चुका है, अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, सैटरडे में ये अटैक हुआ, सैटरडे के बाद अगेन एक अटैक हो चुका है, और जिसके अंदर 11 लोगों की जान गई है, और ये कहाँ हुआ है, ज़ाबुल प्रोविंस के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि अभी तक स्टेबिलिटी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है यूएस अपने ट्रूप्स को भी विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोग आपस में भिड़ चुके थे। नाउ जो होली साइट है वहाँ पर ढेर सारे क्लैशेस देखने को मिले हैं। होली साइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अल अक्सा मॉस्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो है वो मॉस्क काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ पर जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री जो है वहाँ से जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। नाउ यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है ईरान ने कंफर्म कर ली है अपनी बातचीत सऊदी अरेबिया के साथ। देखो 2016 में जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशन जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए थे, इन दोनों ने बातचीत करना अपना ख़त्म कर दिया था। नाउ उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पहली बार ये कंफर्म करा गया है जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसने बातचीत करी है सऊदी अरेबिया से, और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो जल्दी ही सुनाए जाएंगे, जल्दी यहाँ पर हमारे पास इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। नाउ ये बातचीत करी जा रही है ईरान और सऊदी अरेबियन ऑफिशियल्स के बीच में, लगभग बगदाद के अंदर ये बातचीत करी गई, बगदाद के अंदर ये मिले, और अप्रैल में ये सब हुआ। नाउ जल्दी हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। 2016 के बाद ये ऐसा कुछ देखने को मिला है। उसके बाद एक आर्टिकल ये आ रहा है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को खो दिया है, यानी कि वहाँ की जो आप कह सकते हो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ये आप कह सकते हो हटेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इनको वोट मिले ही नहीं है, और इन्होंने जो सिक्योर किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 93 वोट सिक्योर किए हैं, और 120 जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने वोट किया इनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर देख पाओगे काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आने वाला है हम लोग को नेपाल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, यहाँ पर बोला गया जो पाकिस्तान एग्रीमेंट है उसने नए रूल्स यहाँ पे सेट कर दिए हैं एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। एफएटीएफ क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम है किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट के अंदर डालना, ब्लैक लिस्ट के अंदर डालना, जहाँ पर जिस कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ जो है टेररिज्म देखने को मिल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, गलत तरीके से। उसी के साथ जो आतंकवाद है वो किसी कंट्री के अंदर बढ़ रहा है।
तो उसको FATF यहाँ पे हैंडल करता है। नाउ यहाँ पे पाकिस्तान को भी FATF ने डाल दिया था ग्रे लिस्ट में और काफ़ी टाइम से पाकिस्तान वहीं पर है। नाउ पाकिस्तान चाहता है कि इस ग्रे लिस्ट से भी निकल जाए, तो उसी वजह से इसने नए रूल्स यहाँ पर अनाउंस करे और नए रूल्स के अंदर बताया कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, टेररिज्म है, इससे काफ़ी हद तक ये लोग लड़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में बातचीत करी गई, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाए जाएंगे अच्छी तरीके से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो करप्शन वगैरह है उसको कम करने की कोशिश करेगा, तभी जो है ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये FATF है क्या, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। FATF की फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया, और ये फ्रेंच नेम के नाम से जाना जाता है। ये सब छोड़ो, यहाँ पर आते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि देखो एक चीज़ को मेंटेन करना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना। देखो जो आतंकवाद है वो कैसे बढ़ता है, जब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं बढ़ पाएगा, उसको कहीं ना कहीं से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, तभी वो टेररिज्म बढ़ता हुआ हम लोगों को नज़र आता है। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि बहुत सारे आप कह सकते हो रिफॉर्म्स वगैरह भी करती रहती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। और जो है ये अपनी दो लिस्ट मेंटेन करके चलती है, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ठीक है, ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट के जो अंदर कंट्रीज़ आ जाती हैं वो काफ़ी बुरी हालत में पहुँच जाती हैं। ओके, नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे पेज नंबर 14 की तरफ आएंगे हम लोग। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, बात करी गई जो रिटेल ऑटो सेल्स है वो काफ़ी गिरता हुआ नज़र आया है मार्च का। ये सब क्या है, ये सब किसने बताया? ये बताया गया है FADA के द्वारा, यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। इन्होंने बताया कि देखो जो लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टेट्स में, तो उसकी वजह से जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कम हुआ है। साथ ही साथ जो व्हीकल की बिक्री है वो भी काफ़ी कम हुई है, 30% से व्हीकल कम बिके हैं। तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा काफ़ी नेगेटिव ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया स्लो वैक्सीनेशन पेस पुट्स इंडिया एट रिस्क ऑफ मोर वेव्स, यानी कि जैसा वैक्सीनेशन आज के टाइम पर चल रहा है, काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, तो अगर ऐसा ही स्लो वैक्सीनेशन रहा तो इसी के साथ इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे कोविड-19 के वेव्स देखने को मिलेंगे। अभी तो हम लोग सेकेंड वेव देख पा रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम लोग को थर्ड वेव देखने की आशंका भी है। साथ ही साथ और भी वेव्स देखने को मिल जाएंगे, और इसमें फोकस ये करना है कि वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रैंप अप किया जाए, तेज़ी से बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए यहाँ पर दोनों को मिलकर, सेंटर स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है, ये क्रिसिल के द्वारा रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया जो इंडिया की ग्रोथ है वो थोड़ा सा गिरती हुई नज़र आएगी, लगभग 8.2% से कम कम नज़र आएगी गिरती हुई, जब ये कोविड-19 का वेव है ये जब अपने पीक पर पहुंचेगा, जब सबसे ज़्यादा केसेस नज़र आएंगे, और वो भी जून के टाइम पर। ओके, नाउ यहाँ पर ये चीज़ बताई गई, और इसी रिपोर्ट के द्वारा, क्राइसिल के द्वारा ही यहाँ पे पहले भी बताया गया था कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो 11% से होने वाली है इस साल, लेकिन वो नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन इसने एक चीज़ और मेंशन करी थी, ये मेंशन किया था कि ये जो ग्रोथ है तब होगी जब कोविड के केसेस कम होंगे, लेकिन कोविड के केसेस कम हो ही नहीं रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी कम होती हुई नज़र आने वाली है आने वाले टाइम पर। ओके, नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला जो एडिटोरियल है ये बात करता है वैक्सीन स्कर्मिशेस के बारे में। देखो हुआ क्या है, अभी यूएस ने जो है अपना आप कह सकते हो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो पेटेंट राइट्स हैं, उसके ऊपर दी है छूट। इससे क्या हो सकता है, दूसरी कंट्री वैक्सीन बना सकती हैं, इसके बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन बोला गया क्या है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर छूट दी है इससे डायरेक्ट बेनिफिट्स तो मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो वैक्सीन वगैरह काफ़ी हद तक इकट्ठा हो सकती हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 4-5 दिन से इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं कि देखो कोई भी कंट्री है, मान लो यूएस ही है, इसने कोई वैक्सीन बना ली है, कोई वैक्सीन डेवलप कर ली है, तो ये क्या चाहेगा कि दूसरी कंट्री वो चीज़ को ना बना पाए। ठीक है, इसका आविष्कार है वो, तो इसके लिए क्या करेगा, वो पेटेंट राइट ले लेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पेटेंट ले लेगा इसके ऊपर कि मतलब इसको कोई दूसरी कंट्री कॉपी नहीं कर सकती, ये खुद कॉपी कर सकता है। लेकिन जैसे ही इस पेटेंट्स के ऊपर ये कुछ रिलैक्सेशन देगा, कुछ छूट देगा, देन उसके बाद क्या होगा, ये जो वैक्सीन है इसको दूसरी कंट्री भी प्रोडक्शन कर सकती है।
लेकिन इसकी इजाज़त के साथ। जब ये पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन देगा तो उसी के ऊपर बातचीत करी गई कि दुनिया भर में कुछ चीज़ें संभल नहीं रही हैं, तो जिसकी वजह से यूएस ने पेटेंट्स के ऊपर वेव ऑफ किया, रिलैक्सेशन दिया, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ जो हैं इन वैक्सीन्स का प्रोडक्शन कर सकती हैं। नाउ इन वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स तो देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जैसे कि वैक्सीन्स काफ़ी चीपर, एक तो सस्ती मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे। जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनके पास ये वैक्सीन आज के टाइम पर नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके पास ये वैक्सीन पहुंच पाएंगी। और ये देखो जो ये चीज़ की डिमांड है ना, ये किसने करी थी कि यूएस ये काम करे? ये डिमांड करी गई थी इंडिया और साउथ अफ्रीकन नेशंस के द्वारा कि यूएस यहाँ पर ऐसा करे, पेटेंट राइट के ऊपर अपना रिलैक्सेशन दे, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पे इसको प्रोडक्शन करें और जो है इसको अफोर्डेबल बना सकें। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। नव आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे देखो जो ये ऑथर हैं इनके द्वारा बताया गया जो आज के टाइम पर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी डिजिटल वर्ल्ड में। जैसे जैसे कोविड-19 आया उसके बाद काफ़ी तगड़ा लॉकडाउन लगा, पिछले साल की बात है, आपको मालूम होगा जब ये लॉकडाउन लगा, साल भर तक लॉकडाउन लगा रहा और जो ये पेंडेमिक ये लगातार बढ़ता रहा। और इस पेंडेमिक की वजह से जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका यूज़ इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। अगर हम बात करें हर जगह पर, हेल्थ, एजुकेशन, सभी जगह पर आप डिजिटल यूज़ का काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो ये डिजिटल यूज़, आप कह सकते हो डिजिटल यूज़ तो चलो बढ़ गया कोविड की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारे लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन के बाद आप देख पाओगे बहुत सारे लोगों की जॉब गई, जिनकी जॉब नहीं गई तो उनकी सैलरीज वगैरह काफ़ी हद तक कम हो गई ना। उसके बाद हुआ क्या है कि देखो अब यहाँ पर किसी को पढ़ना है, एजुकेशन सब कुछ ऑनलाइन चला गया है, किसी को पढ़ना है तो उसको एक फ़ोन की ज़रूरत होगी, ठीक है, फ़ोन के बाद उसको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। मैं भी आपको कुछ डेटा बताऊंगा जो कि बताया गया कितने बच्चे आज के टाइम पर ये जो पढ़ाई वगैरह है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई जनरल सा आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग मारने वाली बात है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बताया गया जो 6% रूरल हाउस होल्ड्स हैं और 25% अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनके पास ही सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर है। तो आप समझ सकते हो 2017 का डेटा है कि इतने कम परसेंटेज वाले लोगों के पास ही सिर्फ कंप्यूटर है। और इंटरनेट फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो 17% रूरल एरियाज़ में देखने को मिल जाएगी, 42% अर्बन एरियाज़ में देखने को मिल जाएगी। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग बचे भाई, 50% भी नहीं हुआ, तो मतलब बाकी सारे को क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप हो गया यहाँ पर। तो जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं उसी की वजह से काफ़ी हद तक हम लोग गैप भी देख पाएंगे। और उसके साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि आज के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे 27% से लेकर और 60% तक जो लोग हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिवाइसेस नहीं है, मोबाइल नहीं है, डेटा पैक नहीं है, वो इनेबल हैं, ठीक है। तो क्या करा जाए, उनके पास कोई भी फ़ोन नहीं है, इनकम ही बहुत ज़्यादा डाउन है, लोग 5,000 रुपये लेकर महीना चला रहे हैं, तो वो कैसे यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि आज के टाइम पर छोटा स्कूल हो उसके अंदर भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ऑनलाइन सारी क्लासेस ली जाएंगी, तो उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर यह बताया गया कि जो इनइक्वालिटी है वो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग को बढ़ती हुई नज़र आई इस कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। ये तो हो गई बात एजुकेशन की। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेल्थ के बारे में तो यहाँ पर यह भी बोला गया, देखो जो हेल्थ केयर है उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंडिया जो है हेल्थ सेक्टर के ऊपर काफ़ी कम खर्चा करता है, अपने टोटल जीडीपी का 1% यहाँ पे खर्च करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती हैं किस चीज़ के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। ना यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई कि इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी हम लोग को बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिल सकती है। उसके लिए हम लोगों को अपनी जीडीपी का जो ज़्यादा मात्रा है वो खर्च करना पड़ेगा, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। उसके साथ आज के टाइम पर देख पाओगे हम लोग फोकस कर रहे हैं ड्रग्स, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, वैक्सीन्स। अगर पहले से ही खर्चा करते तो ये सारी चीज़ें हमारे पास खुद डेवलप हुई हुई मिलती हम लोगों को। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। आज के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मन मर्जी का पैसा लिया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है। बता दिया कि हाँ भाई, किसी को बता दिया ये
कोई भी न्यूज़ फैल जाती है कि हाँ ये कोविड को हरा रही है, ये कोविड के लिए काम कर रही है दवाई या फिर ये वैक्सीन, तो उसको आप ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 20-20 हज़ार में वो वैक्सीन बिकती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो डिजिटल सोल्यूशन हम लोग निकाल लेते वो तो निकल कर नहीं आया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया कि जो ये पैंडमिक है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नाउ हम लोग डिजिटल हेल्थ की तरफ बढ़ रहे थे, आईडीज़ वगैरह यहाँ पर बात कर रहे थे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हुए। नाउ पॉइंट जो है वो सिंपल है, पॉइंट ये है क्या, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें ऑनलाइन पहुँच रही हैं। जैसे कि अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है ऑनलाइन करवाओ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सॉरी, इनफैक्ट वैक्सीन भी लेनी है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कोविन ऐप पर। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन पहुंच रही है ना। नाउ जब गरीब लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते, उनका क्या होगा, तो ये सबसे बड़ा गैप है। और पॉइंट सिंपल क्या है, देखो जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर के अलावा भी आप लोगों को डॉक्टर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, मेडिसिन, बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इन सबको बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले फ्यूचर के लिए भी इन सबको बढ़ाकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग जो है अच्छे से चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों को एक पॉलिटिकल, एक लीडरशिप की ज़रूरत है, ना कि टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो है गैप जो है और बढ़ चुका है। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ ये इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप देख पाओगे बात करी गई है, 2-3 आर्टिकल हैं, सब कोविड-19 से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो ये वाला आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया जो नेशनल हेल्थ सर्विस है इंडिया के अंदर, उसके बारे में कि देखो आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है कि एक ब्रिटिश प्लान है नेशनल हेल्थ सर्विस का, तो हम लोग वो अपने कंट्री के अंदर लेकर चलें। ये नेशनल हेल्थ सर्विस क्या है, तो अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का एक कॉम्प्रहेंसिव पब्लिक हेल्थ सर्विस है जो कि गवर्नमेंट इसको चलाती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्चा करती है। इसको एक्ट ऑफ 1946 के तौर पर लाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा सके, एक तरीके से पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को कवर किया जा सके हेल्थ सर्विसेज में, उनको फ्री में ये हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो ये ब्रिटिश का जो है एक कॉन्सेप्ट था जो कि ये लोग लेकर आए, तो ऐसा ही हम लोग को भी लाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया है, जो भी ऑथर हैं इन्होंने ये लिखा है। ओके, नाउ आज के टाइम पर कोविड की सिचुएशन के बारे में पहले तो बात बताई गई है, देखो हर आर्टिकल में वो चीज़ें बताई गई हैं। आप देख पाओगे आज के टाइम पर जो सेंटर और स्टेट है दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। जो रेलवेज़ है वो भी ऑक्सीजन सप्लाईज वगैरह कर रहा है, साथ ही साथ कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है, एक तरीके से जो है वहाँ पर भी कोविड पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर स्टेप उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल प्लान चालू कर दिया है जिससे कि ऑक्सीजन और वैक्सीन्स की प्रॉपर डिलीवरिंग हो, प्रॉपर सप्लाई देखने को मिले। ओके, उसी के साथ यहाँ पर जो क्लिनिक, हॉस्पिटल और ये बहुत सारी जगह हेल्थ सेंटर देख पाओगे, यहाँ पर तो भीड़ भरी पड़ी है पूरी की तरह आज के टाइम पर, और इसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है कोविड के आगे। ना इसी की वजह से हम लोग को अपने जीडीपी का काफ़ी ज़्यादा मात्रा इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। आज के टाइम पर हम लोग जीडीपी का 1% के आसपास जो है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करते हैं, तो उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो कोविड-19 है यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हो सीरियस कंसिडरेशन लेकर आ चुका है, और यहाँ पर उसके तौर पर जो ये नेशनल हेल्थ सर्विस है इसका कॉन्सेप्ट देखो कब लाया गया था, 1946 में। एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम है सर जोसेफ बोरे, इन्होंने यहाँ पर ये आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट लेकर आए ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस का, जिसके अंदर जो है सरकार वो पूरा खर्चा करके फ्री पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, फ्री में हेल्थ सपोर्ट देगी। तो ऐसा यहाँ पर एक इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है इंडिया को भी, ताकि हम लोग जो है इस चीज़ से लड़ सकें। यहाँ पे जो भी लोग पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं आज के टाइम पर, उसी टैक्स का जो सरकार है खर्चा करके जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। नाउ यहाँ पे इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी सारे सीरियस हेल्थ क्राइसिस को फेस कर रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भी बोला गया कि देखो जो आज के टाइम पर ये जो भोरे का मैंने अभी बताया कि ये अभी जो भी ये फॉर्मूला लाया गया था, जो ये इनिशिएटिव लाया गया था, उस इनिशिएटिव को अप्लाई करने की, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है आज के टाइम पर हम लोगों को। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में। तो अगेन यार देखो वही चीज़ें बार बार बताई गई हैं
कि डेटा के अंदर बताया गया जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो जो है उसने क्या करा, जो इन्फेक्शन तो रिड्यूस किया है किसके अंदर, जिनकी एज 60 साल है, तो उसके बारे में बताया गया। आज के टाइम पर कौन कौन सी वैक्सीन चल रही हैं और हमारे कंट्री के अंदर कोविड की क्या हालत है, कोविड से सेकेंड वेव देखने को मिली, सेकेंड वेव के बाद क्या परेशानी आ सकती है, थर्ड वेव आ सकती है, वही सारी चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं। तो ज़रूरत नहीं है हम लोग इसको ज़्यादा कवरेज दें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2-3 आर्टिकल इस टाइप के पढ़ चुके हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगेन बिल्कुल सेम आर्टिकल जिसके अंदर बताया गया 2 वैक्सीन तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर चली रही हैं, उसके साथ आप देख पाओगे हमने हाल ही में स्पुतनिक 5 वैक्सीन का भी अप्रूवल दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया, देखो आज के टाइम पर बहुत सारी कोविड-19 को लेकर प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही रही हैं। देखो वही चीज़ें यार, बार बार वही चीज़ें बताई गई हैं कि हम लोगों को वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। आज के टाइम पर जो भारत बायोटेक लिमिटेड है और भी बहुत सारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो सब अपने वैक्सीनेशन को बढ़ा देंगे अगले 2 महीने में। ये हमने पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया। नाउ वे फॉरवर्ड में बात करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो जैसे ही हम लोग 60% हम अपने पॉपुलेशन को टारगेट कर लेते हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, तो उसके बाद जो ये कोविड के केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से कम होते हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को जैसे ये वैक्सीन लग जाती है, जैसे उन लोगों के अंदर एक इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है, तो उसके बाद से हम लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।